हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का 7वां अध्याय नगर प्रशासन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में और ग्राम स्तर पर शासन के बारे में जाना था। आज हम नगर स्तर पर नगरीय शासन के बारे में और वहाँ के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शहर जो हैं गांव की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, अधिक फैले हुए होते हैं और यहाँ पर जनसंख्या भी सघन होती है, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होती है। चूंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वाहन भी ज़्यादा होते हैं। तो वाहन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पर भी दबाव होता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर यातायात पुलिस लगाई जाती है। आपने देखा होगा चौराहों पर रेड लाइट लगाई जाती है। यहाँ पर पानी, बिजली, अस्पताल और स्कूल की भी सुविधा होती है। और इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए शहरों में जो है नगर प्रशासन की स्थापना की गई है। यानी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं या मूलभूत चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि गांव में नहीं होती हैं। तो शहर के प्रशासन को चलाने के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें नगर प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आज के जो आपका जो अध्याय है, इस अध्याय में अगर हम एनसीईआरटी से अगर फैक्ट उठाएं तो यहाँ पर बहुत कम फैक्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक से जो फैक्ट हैं वो भी इसमें शामिल किए हैं, ताकि सबसे पहले आप नगरीय शासन के बारे में पढ़ें और साथ ही साथ उसके प्रशासन के बारे में पढ़ें। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आज का जो अध्याय एनसीईआरटी में है उसमें ना तो शासन के बारे में ढंग से पढ़ना है और ना ही प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो ना दोनों का मिला जुला रूप उसमें है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा जो शासन व्यवस्था है वो पहले समझाई है और उसी में हम लोग थोड़ा सा प्रशासन के बारे में भी जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन। देखिए, नगरीय स्थानीय स्वशासन का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में पढ़ा था हमने कि ग्राम स्तरीय स्वशासन का मतलब है कि गांव के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। वैसे ही शहरी स्थानीय शासन का मतलब ये है कि शहरी क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी सरकार। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी पंचायती राज जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जिस समय पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ है उसी समय ये अधिनियम भी पारित हुआ है और ऐसे करके शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है ये अंग्रेजों ने की थी। यानी हमारे यहाँ पर जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है इसकी आधारशिला रखने वाले अंग्रेज लोग थे। इन्होंने 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना करवाई थी। इसके बाद 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता में भी नगर निगम स्थापित हुए। देखिए, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है तो आप बता देंगे मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1687 या 88 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको बढ़ावा दिया था। और उसके 1882 में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन को लेकर एक प्रस्ताव दिया था, तो इनके प्रस्ताव को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा क्या है, आप लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने एक चार्टर जारी किया था। एक चार्टर का मतलब होता है एक दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज। और उस दस्तावेज में ये था कि जो भी कानून है उस कानून से ऊपर राजा भी नहीं है, राजा को भी कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो वही जो कानून था, वही जो चार्टर था, वो मैग्ना कार्टा के रूप में फेमस हुआ। तो यहाँ पर कोई भी दस्तावेज होता है जिसकी बहुत ज़्यादा अहम वैल्यू होती है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, आगे चलकर जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस समय पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी गई है उसी समय शहरी निकायों के लिए भी संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 1992, जो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 1992 है और ये 1993 में जाके लागू हुआ था। इसके जरिए इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, ये अधिनियम जो है 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद संविधान में भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी ये संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ है, इसके जरिए संविधान में जो है भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और भाग 9, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान के भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक से उसको जोड़ा गया है। भाग 9 का को जो है नगर पालिकाएं शीर्षक नाम दिया गया है। यानी भाग 9 का नाम है नगर पालिकाएं। और इस भाग में अनुच्छेद ता, यानी अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा 243 जेड जी तक 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिनमें नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 74 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए
हमारे संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसका शीर्षक दिया गया नगर पालिकाएं, और इसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 247 से लेकर अनुच्छेद 247 जी तक। इसके अलावा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकारों में 18 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, फिर से मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। पंचायती राज में 29 विषय थे, पंचायती राज में 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय रखे गए थे। यहाँ पर 12वीं अनुसूची के तहत शहरी निकायों के 18 विषयों की सूची रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपके अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिभाषाओं से स्टार्टिंग होती है। अनुच्छेद 247 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें जो है नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जो कुछ शब्द हैं उनको डिफाइन किया गया है। जैसे समिति का अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 247 के तहत गठित कोई भी समिति वो समिति कहलाएगी। जिला का मतलब है किसी राज्य का जिला। महानगर क्षेत्र, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी लिया जाता है कि महानगर क्षेत्र किसे कहा जाता है। एग्जाम में जो आपके वन लाइनर वगैरह होते हैं पूछ लिया जाता है। तो महानगर की परिभाषा जो है आर्टिकल 247 में दी गई है। इसका मतलब है कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं और जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों या अन्य जो संलग्न क्षेत्र हैं इनसे मिलकर बना हो, तो ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र कहा जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल ने लोक अधिसूचना के माध्यम से इस क्षेत्र को महानगर घोषित किया हो तो ये क्षेत्र जो है महानगर क्षेत्र कहलाएगा। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर महानगर को लेकर जो महानगर का जो क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र को महानगर कहा जाएगा, तो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हो जिसमें एक या एक से ज़्यादा जिला आता हो, 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं आती हों और राज्यपाल ने लोक अधिसूचना के माध्यम से उसको महानगर सूचित किया हो। तो यहाँ पर आप महानगर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है नगर पालिका क्षेत्र। तो राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र कहलाएगा। नगर पालिका मतलब क्या है? अनुच्छेद 247 के तहत गठित स्वायत्त शासन की संस्था ये नगर पालिका कहलाएगी। आगे है अनुच्छेद 247 इसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। देखिए, इसके अंतर्गत जो नगर पालिकाएं हैं इनके 3 स्तरों के बारे में प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं के 3 स्तर होते हैं। एक तो इसमें नगर पंचायत आ जाती है, सेकंड है नगर पालिका परिषद है और तीसरा है नगर निगम। नगर पंचायत कुछ ग्राम पंचायत से मिला जुला आपको लग रहा होगा। देखिए, नगर पंचायत एक ऐसा क्षेत्र होता है जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है, तो उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद क्या है? जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे जिले हैं, वहाँ पर नगर पालिका परिषद होती है। जिसका गठन जो छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। यानी ये नगर पंचायत से बड़े होते हैं। जैसे आपका जिला हेडक्वार्टर है तो जिला हेडक्वार्टर पर अक्सर आप लोग देखते होंगे जो छोटे जिले हैं वहाँ पे नगर पालिका परिषद आपको देखने को मिलेगी। अब नगर निगम कहाँ बनाए जाएंगे? जो बड़े नगर हैं जैसे आगरा है ना, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, ये नगर निगम है। तो बड़ी नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन किया जाएगा। जैसे पुणे में नगर निगम प्रणाली लागू की गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, नगर पालिका के बारे में बताया गया, किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जैसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं नगर पालिका शब्द यूज करूंगा तो आपको नगर पालिका परिषद नहीं समझना है, पूरी नगर पालिका समझना है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे कई बार बच्चे क्या होता है कि नगर पालिका परिषद को नगर पालिका से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब मैं नगर पालिका का जिक्र बोलूंगा तो नगर पालिका का मतलब है कि इसमें नगर पालिकाओं के 3 स्तर आ रहे हैं, है ना, केवल नगर पालिका परिषद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो इलाके, जो नगरीय क्षेत्र जो राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किए गए हैं, ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आगे यहाँ पर आर्टिकल 247 में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 247(1) में कहा गया है कि किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे। यानी यहाँ पर नगर पालिका के जो भी स्थान है, नगर पालिका के जो भी स्थान है, तो नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे। यानी वहाँ की जो पब्लिक है वो उन्हें इलेक्ट करेगी और ऐसे करके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे ग्राम पंचायत में था कि ग्राम पंचायत को भी हमने खंडों में डिवाइड किया था और वहाँ पर वार्ड पंच से चुने जाते थे।
तो वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया है, जिन्हें हमने वार्ड कहा है, और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पार्षद कहा जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में हम वार्ड पंच कहते थे, यहाँ पर हम उसे वार्ड पार्षद कहेंगे। वार्ड पार्षद की कुछ कुछ भूमिकाएं हैं, वो आप जान लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी में जो भूमिकाएं बताई गई हैं वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं नोट के रूप में, पहले इन्हें जान लेते हैं। देखिए, वार्ड पार्षद जो है ये नगर पालिकाओं की निर्णय लेने वाली जो राजनीतिक इकाई है इसका मेन हिस्सा है, क्योंकि ये जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है, इसलिए राजनीतिक इकाई का प्रमुख हिस्सा है। सभी नीतिगत और विकास संबंधी जो निर्णय हैं ये वार्ड पार्षदों की संयुक्त भागीदारी के लिए लिए जाते हैं। यानी वार्ड पार्षद एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में प्रमुख निर्णय लेते हैं, जैसे कि अस्पताल कहाँ पे बनाना है, पार्क कहाँ पे विकसित करना है, सड़क, नाला या जल निकासी या सफाई जैसी सुविधाएं कैसे इन्हें इंप्रूव करना है। तो ये सभी निर्णय क्या है, वार्ड पार्षद मिलजुल कर लेते हैं। शहर का प्रशासन जो है अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, क्योंकि शहर में बहुत सारे काम होते हैं, दायित्व होते हैं, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि जल विभाग है, कचरा प्रबंधन विभाग है, उद्यान विभाग है, सड़क विभाग है, सफाई विभाग है, इस तरह के तमाम विभाग बने होते हैं। और जैसे मान लेते हैं किसी विभाग से रिलेटेड लोगों को दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मोहल्ले में नाला जाम हो गया, नाला चौक हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में सफाई विभाग का काम है कि वो उसे साफ करना। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने पार्षद को पकड़ते हैं, जिस इलाके में वो घटना या जिस इलाके में वो दिक्कत हो रही है वहाँ का पार्षद कौन है, तो लोग क्या करेंगे, लोग पार्षद के पास जाएंगे, पार्षद से संपर्क करेंगे कि भाई पार्षद हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे लाइट की प्रॉब्लम है, खंबा टूट गया है, तार लटक रहे हैं। तो ऐसे में पार्षद क्या करेगा, संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेगा, उनसे कहेगा कि आप जाओ और वो उस चीज़ को निस्तारित करो। यानी नाला अगर बंद है तो नाले की सफाई करके आओ, खंबा टूटा हुआ है लेकिन लाइट का खंबा टूटा हुआ है तो लाइट का खंबा चेंज करो, बिजली की तार ठीक करो। तो ये काम पार्षद करवाता है। तो लोग इन विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए सीधे अपने पार्षद से संपर्क करते हैं, और पार्षद जो है इन विभागों के कार्यों की निगरानी करता है, और जनता की जो शिकायतें होती हैं वो इन विभागों तक सीधा पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं पार्षद जो है जनता और इन विभागों के बीच में एक सेतु का काम करता है। देखिए, नगर निगम में सभी पार्षद मिलकर अलग अलग समितियां बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नगर निगम की बात हो रही है, ना ही नगर पालिका परिषद की, ना ही नगर पंचायत की। समितियां कहाँ बन रही हैं, समितियां बन रही हैं नगर निगम में। तो नगर निगम में सभी पार्षद जो हैं ये मिलकर अलग अलग समितियां बनाते हैं, और ये समितियां जो हैं विशेष कार्यों विशेष विषय होते हैं उन पर कार्य करती हैं। जैसे कि बस स्टैंड का सुधार करना है, हमें बस स्टैंड का रेनोवेशन करना है, जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं या बाजार हैं उनकी कैसे सफाई हो, शहरों के जो मुख्य नाले हैं उनकी सफाई कैसे हो, जल आपूर्ति, कूड़ा प्रबंधन, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था, इन सब मामलों के लिए जो बड़े नगर निगम है वहाँ पे समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों में पार्षद मिलकर निर्णय लेते हैं। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। देखिए, बजट बनाना भी इनका ही काम होता है। ये बजट बनाते हैं और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की जो विशिष्ट जरूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जाएं। जो परिषद है, यहाँ पर इनकी एक जो परिषद बनाई गई है, जहाँ पे वार्ड जो आपके पार्षद सारे मीटिंग करते हैं, उस परिषद में अपने वार्ड की समस्याओं को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको जो पैसा आवंटित किया जाता है। फिर इनकी जो भी डिमांड होती हैं, जो भी इनकी समस्याएं होती हैं, वो उन पर निर्णय जो प्रशासनिक कर्मचारी लेते हैं, उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उनके द्वारा वो काम निस्तारित किया जाता है। फिर ये निर्णय जो प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर शासन वाला पक्ष कौन है, शासन वाला पक्ष है पार्षद, और प्रशासनिक पक्ष कौन है, जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर्मचारी हैं, वो प्रशासनिक पक्ष है। तो यहाँ पर निर्णय ये ले रहे हैं, लेकिन क्रियान्वित कौन करेगा, प्रशासनिक कर्मचारी करेंगे। यानी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे मोहल्ले की या हमारे जो गली है उसकी रोड टूटी हुई है, तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया भाई रोड बननी है, तो रोड बनने के लिए ये प्रस्ताव लाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको क्रियान्वित कौन करेगा, पर जो प्रशासनिक कर्मचारी वो क्रियान्वित करेंगे। जो सड़क डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे जाके सड़क बनाएगा। जहाँ पार्षदों की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का जो काम है ये आयुक्त या कमिश्नर जिसे कहा जाता है और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखिए, आयुक्त कहाँ पर होता है, जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको नगर आयुक्त कहा जाता है, जिसको कमिश्नर भी बोलते हैं। तो ये नगर निगम में आयुक्त होते हैं। आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित किए जाते हैं, जिन्हें जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो यहाँ पर जो आयुक्त है या अन्य जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं ये प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पार्षद जो है, चूंकि ये निर्वाचित है, ये शासन का पार्ट है।
देखिए, मैंने यहाँ पर नगर निगम में कौन कौन से प्रमुख लोग हैं, नगर पालिका परिषद में कौन है, नगर पंचायत में कौन है, वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। देखिए, नगर निगम का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो निगम आयुक्त होता है, जिसको कमिश्नर भी कहा जाता है। और आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आयुक्त जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, नहीं IAS लेवल का एक अधिकारी होता है। और इस निगम आयुक्त का जो मुख्य कार्य है, नगर प्रशासन और परिषद द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं इनको कार्यान्वित करवाना। अपनी देखरेख में जो भी निगम आयुक्त के सामने जो भी नगर प्रशासन, नगर के प्रशासन से संबंधित या नगर की जो भी शासन योजना है, जिसमें कि नगर पार्षदों ने, नगर के निगम के महापौर ने जो भी डिसीजन लिया है उसको धरातल पर ये उतारते हैं। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है। देखिए, फिर से आपको बात याद रखनी है, नगर निगम क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है। नगर निगम एक बड़े क्षेत्र में मनाया जाता है। वहीं नगर पालिका परिषद उससे छोटे में, नगर पंचायत जो इलाका ग्रामीण परिवेश से अभी अभी शहर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे नगर पंचायत होती है। तो नगर निगम में होते हैं निगम आयुक्त। ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान समय में अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो नगरीय प्रशासन है, नगरीय प्रशासन में अब जो प्रशासनिक कार्य हैं उन्हें करवाने के लिए ठेके पे भी काम करवाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम करवाया जा रहा है, जैसे सफाई का काम है। तो अब नगरीय प्रशासन क्या कर रहा है, कई जिलों में आपने देखा होगा कि प्राइवेट बेस पर, कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर प्राइवेट कर्मचारी भी रखने लगे हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कचरा उठवाने का काम है, इन्होंने वैकेंसी निकाली या टेंडर निकाला तो प्राइवेट कंपनियों ने कहा कि हम करेंगे, हम ये काम करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो भी मजदूर काम कर रहे होते हैं उनकी नौकरी टेम्परेरी होती है, कब उनकी नौकरी छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा जो भी वो काम करते हैं उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं, कोई दुर्घटना होने पर कोई समुचित देखभाल भी नहीं होती, उन्हें कोई सरकारी या विभागीय लाभ तो मिलता नहीं है क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो ये कहीं ना कहीं शहरी प्रशासन की एक गंभीर सामाजिक समस्या है, क्योंकि शहरी प्रशासन जो है काम को त्वरित गति से करवाने के चक्कर में, जल्दबाजी में करवाने के चक्कर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कर्मचारी हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से आपके यहां पर जो शासन व्यवस्था है वो समझाने का प्रयास किया गया है। तो डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो है राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और राज्य सरकार के बाद तीसरा स्तर आ जाता है स्थानीय सरकारों का। स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार है। इसके दो पार्ट हैं, एक ग्रामीण पंचायती राज संस्थाएं हैं और दूसरा है नगरीय स्थानीय निकाय हैं। ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है और ग्राम सभा है। वहीं जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं इसमें क्या है, इसमें नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत हैं, फिर वार्ड समितियां हैं और वार्ड के लोग हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाया गया कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर स्थानीय सरकार है। और स्थानीय सरकारों को भी दो पार्ट है, एक तो ग्रामीण पंचायती राज है और दूसरा नगरीय स्थानीय निकाय है। अब देखिए, यहां पर एक चीज और बताई गई है कि यहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राज्य विधानमंडल डायरेक्ट जो है नगरीय प्रशासन के लिए अपॉइंट कर सकती है। तो उनके बारे में यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 240(r)(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। यानी इनके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है, इनको डायरेक्ट नगर पालिका में राज्य विधानमंडल के इन विधियों के तहत अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे बताया गया, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के द्वारा नगर पालिकाओं में अपॉइंट किए जाएंगे तो उनमें एक तो ये है, तो इन्हें जो है जो भी इंटरनल उनकी मीटिंगें वगैरह हो रही हैं वार्ड समितियों की, तो वहां पर अपॉइंटेड व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उनके अधिवेशनों मीटिंगों में वोट देने का अधिकार नहीं है, सलाह दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा के ऐसे सदस्यों को जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका क्षेत्र या पूर्णतः या अंशतः आता है, यानी कहने का मतलब यह कि जो नगर पालिका क्षेत्र के अगल बगल के MP या MLA हैं, उनके इलाके से रिलेटेड जो MP MLA हैं वो भी इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं,
राज्यसभा के कैंडिडेट हो या राज्य विधान, जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद हैं तो उनके कैंडिडेट हो सकते हैं, जो कि नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हैं तो उन्हें भी इसकी सत्ता प्रदान की जा सकती है, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। समितियों के अध्यक्षों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। ध्यान देने वाली बात है, समितियों के अध्यक्षों में जो वार्ड समितियां हैं उनको छोड़कर जो अन्य समितियां बनेंगी उनके अध्यक्षों को अपॉइंट किया जा सकता है जहां के वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। अब देखिए, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है या प्रमुख है, इसका निर्वाचन किस माध्यम से किया जाएगा, प्रत्यक्ष किया जाएगा, अप्रत्यक्ष किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? इसका निर्धारण करता है राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल इसके संबंध में उपबंध बनाता है कि कैसे जो नगर पालिका है इसका प्रमुख कैसे अपॉइंट होगा, कैसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ये डिसाइड करती है। जैसे अगर वर्तमान की बात करें तो अधिकांश राज्यों में जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, इनके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है सामान्यतः जो निर्वाचित वार्ड पार्षद हैं इनके द्वारा इंडायरेक्टली किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जनता अपने अपने वार्डों से वार्ड पार्षदों को चुनती है और वार्ड पार्षद आगे जाकर क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो अभी तो ये कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर नगर पालिका प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से करवाया जाता है, यानी वार्ड के पार्षद भी जनता चुनती है और जो अध्यक्ष है या प्रमुख है उसको भी जनता ही चुनती है, जबकि कुछ राज्यों में अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? राज्य के कानून पर, राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने बताया भी है, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। नगर निगम के जो प्रमुख है, नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसको मेयर या फिर महापौर कहते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं, नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनको मेयर या महापौर कहते हैं और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कहा जाता है। आगे यहां पर अनुच्छेद 247(s) में वार्ड समितियों के गठन की बात की गई है। देखिए, वार्ड समितियों का गठन कहां पर किया जाएगा, इस बारे में बताया गया है कि ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। यानी वार्ड समितियां सभी नगर पालिकाओं में नहीं बनाई जाएंगी, नगर पंचायतों में नहीं बनाई जाएंगी, नगर पालिका परिषदों में नहीं बनाई जाएंगी, खास करके नगर निगम में जाके बनेंगी। यानी ऐसी नगर पालिकाएं, नगर पालिका का मतलब या नगर निगम से है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, नगर पालिका में नगर पालिका के 3 स्तर आ रहे हैं, नगर निगम आ रहा है, नगर पालिका परिषद आ रही है और नगर पंचायत भी आ रही है। तो ये नगर पालिकाएं ऐसी जगह वार्ड समितियां बनाएंगी जहां पर 3 लाख या उससे ज़्यादा की जनसंख्या है, तो वहां पर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि के बारे में निर्धारण कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा, यानी राज्य के अधीन है, राज्य इनके बारे में उपबंध बनाएगा। अब आगे है अनुच्छेद 247(t) में स्थानों का आरक्षण, यानी यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रावधान है और नगर पालिकाओं में जो रिजर्वेशन वाले प्रावधान है पंचायतों के समान ही है। जैसे पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया था, वही रिजर्वेशन यहाँ भी दिया गया है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। तो यहाँ बताया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा और इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान इन वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर SC ST की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग उनके अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा और इन आरक्षित स्थानों में से भी 1/3 स्थान इन समुदायों की जो स्त्रियां हैं, इन समुदायों से बिलोंग करने वाली स्त्रियां, उनको दिया जाएगा। प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो भरे जाने वाले कुल स्थान हैं, इनका 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, यानी सभी वर्गों की महिलाएं इसमें शामिल होंगी, जिसमें कि SC ST की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। आरक्षित स्थान नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों में चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा। चक्रानुक्रम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 5 वार्ड हैं, A, B, C, D और E, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि 1/3 सीटें तो रिजर्व रखी गई हैं महिलाओं के लिए। अब उसमें भी क्या है, कुछ जो है SC की महिलाएं भी होंगी और कुछ सीटें SC वालों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो मान लीजिए हमने 2 वार्ड यहाँ पर, 2 वार्डों पर जो सीट है वार्ड पार्षद की SC से कर दी कि भाई SC वाला व्यक्ति वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। तो जैसे इस साल मतलब एक पंचवर्षीय में A और B पर ऐसी सीट रही है, तो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में C और D पर ऐसी सीट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही बताया गया है कि आरक्षित स्थान जो है नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएंगे।
चक्रानुक्रम का मतलब ये है कि अभी ए और बी वार्ड को कर दिया गया, एससी घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर वार्ड पार्षद जो है केवल एससी व्यक्ति ही लड़ेगा चुनाव, तो अगली बार में कोई और वार्ड में से किया जाएगा। तो इसका मतलब ये चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ चीज बताई गई है। ज्ञातव्य है कि नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का जो अधिकार है ये राज्य विधानमंडल को दिया गया है। यानी ये अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अगर राज्य विधानमंडल चाहेगा कि अध्यक्ष पद पर भी रिजर्वेशन लागू हो तो होगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है ओबीसी वालों का, पिछड़े वर्ग वालों का, अदर बैकवर्ड क्लास का। पिछड़े वर्गों के लिए नगर पालिका में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ राज्य विधानमंडलों ने अपने स्तर पर उपबंध बनाकर ओबीसी वर्ग को भी प्रावधान यहाँ पे दिया है, ओबीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया है। यहाँ पे यूपी का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा सन 2000 में अपने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके जो ओबीसी हैं इनको आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। इन नगर पालिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, नगर पालिकाओं में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया है। तो ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये क्या है, पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करता है, राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करता है। आगे यहाँ पर अनुच्छेद 247 यू में नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बताया कि कितने ड्यूरेशन के लिए होंगी। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसे ग्राम पंचायत में अवधि थी वही अवधि यहाँ पर भी है। नगर पालिका की जो कार्यकाल की अवधि है इनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगी। हालांकि इन्हें समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं हर 5 साल के लिए गठित की जाएगी, लेकिन चुनाव जो है 5 साल से पहले से विघटित करके 5 साल से के भीतर ही भीतर इसमें दूसरे चुनाव करवा लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई नगर पालिका समय से पहले विघटित कर दी जाती है तो विघटन की स्थिति में क्या होगा, तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन करवाने आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका जो है 3 साल में विघटित हो गई, तो 3 साल में विघटित होने वाली नगर पालिका में क्या करना है, 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने हैं। और नए चुनाव में जो नई नगर पालिका बनेगी, जो नई नगर पालिका गठित होगी वो शेष अवधि के लिए गठित होगी, यानी शेष वही 2 साल की अवधि या 1.5 साल की अवधि के लिए वो गठित की जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसी नगर पालिका है जहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं चुनाव होने दिसंबर में चुनाव होने हैं, और वहां पर मई में या फिर हम कह सकते हैं अप्रैल में जो है वहां की जो नगर पालिका है वो विघटित हो गई है, नगर पालिका वहां विघटित हो गई है। तो क्योंकि समय कम बचा है, 6 महीने का समय बचा है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके निर्वाचन आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर तो दिसंबर में चुनाव होने ही होने हैं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे तो उसके यहाँ भी उस नगर पालिका के लिए भी चुनाव हो जाएंगे। इसलिए 6 या 7 महीने बचने पर यहाँ पर नए चुनाव नहीं होंगे। यहाँ पर तभी चुनाव करवाए जाएंगे जब पूरे प्रदेश में नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तभी यहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 247 में सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया कि कब ये अयोग्य घोषित होंगे। देखिए यहां पर बताया गया कि यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी विधियां राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करती हैं वही यहां पर भी अयोग्य घोषित कर रही हैं। बस एक अपवाद है, राज्य विधानमंडल का चुनाव कोई भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर की एज का ही लड़ सकता है, 25 साल से कम एज का नहीं लड़ सकता है। वो यहाँ पे प्रावधान में छूट दी गई है। यहाँ पे क्या प्रावधान रखा गया है कि इसका चुनाव लड़ने के लिए, वार्ड पार्षद का चुनाव या अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से ज़्यादा हो। अगर 21 वर्ष से कम है तो आप अयोग्य हो जाएंगे। यदि राज्य विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है उस विधि के अधीन अयोग्य कर दिया जाए, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायतों में 2 चाइल्ड पॉलिसी वालों को वरीयता दी है कि ऐसे ग्रामपति जिनके 2 बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा अन्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रावधान नगर पालिकाओं में भी गवर्नमेंट बना दे, स्टेट गवर्नमेंट बना दे, तो वो अयोग्य हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 247W में नगर पालिकाओं की शक्तियां और इनके प्राधिकार के बारे में बताया गया है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर भी जो स्टेट असेंबली है, राज्य का विधानमंडल है, वो अपनी विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो कि उन्हें ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती हैं। यानी कहने का मतलब ये स्वायत्तता प्रदान करने का काम किसका है? राज्य विधानमंडल का। तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर इन्हें ऐसी स्वायत्तता प्रदान करेगा जिससे कि अपना काम सुचारू रूप से कर पाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी 12वीं अनुसूची के जो विषय हैं, 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय दिए उन पर ये कानून बना सकते हैं, उन पर ये कार्यवाही कर सकते हैं। नगर पालिकाओं के जो अमूमन कार्य होते हैं बताया गया कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना है, कूड़ा एकत्र करना और उसका निस्तारण करना है,
पानी की सप्लाई करना है, सड़कों और बाजारों की सफाई करना है, बीमारियों की रोकथाम करवाना है, जैसे कि कोई बीमारी फैल रही है तो छिड़काव वगैरह करवाते हैं। आपने देखा होगा नगर पालिका की गाड़ियाँ आती हैं, फॉगिंग मशीन आपने देखी होगी, मच्छर जब बढ़ जाते हैं तो फॉगिंग मशीन फॉग करती है जिससे कि मच्छर मर जाएं, तो उनकी रोकथाम करवाना है, मलेरिया वगैरह के बारे में प्रचार करना, बैनर वगैरह लगाना है, विद्यालयों की स्थापना करवाना, उनका संचालन करवाना, जो हॉस्पिटल हैं या जो दवाखाने वो चलाना, पार्क और बाग बगीचों का रखरखाव करना, उनकी स्थापना करना, ये सब काम किसके हैं? नगर पालिका के ही हैं। अब आगे यहाँ पर अनुच्छेद 247(x) के बारे में बताया गया है। इसमें नगर पालिकाओं की कर अधिरोपण की शक्ति की बारे में बताया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायतें ये राज्य विधानमंडल के अधीन आती हैं, तो राज्य विधानमंडल इनको ये शक्ति प्रदान करेगा, ये अधिकार प्रदान करेगा, जैसे कि कर, शुल्क, पथकर वसूलने या उनका उपयोग करने की शक्ति से दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर और शुल्क नगर पालिकाओं को सौंपना। इन कुछ कर ऐसे होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उनको संग्रहित करती है, तो वो कर इनको बाद में सौंप दिए जाएंगे। राज्य की जो संचित निधि है उनसे इन्हें सहायता दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि कुछ ऐसे कर हैं जो ये वसूलते हैं। देखिए, नगर निगम को अपना जो धन है ये मुख्यतः विभिन्न प्रकार के टैक्सेस से प्राप्त होता है, जैसे कि संपत्ति कर है, पानी पे लगने वाला कर है, शिक्षा कर है, दुकान या होटल पे लगने वाला कर है, जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, इसको मनोरंजन कर कहा जाता है, जैसे कि सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हैं तो उस पर भी कर लगता है, तो वो कर कौन वसूलता है? वो नगर पालिका वसूलती है। इसके अलावा कुल राजस्व में संपत्ति कर की हिस्सेदारी लगभग इनकी 25 से 30% होती है। इनके पास जो भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू में संपत्ति कर यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी 25 से 30% की हिस्सेदारी होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो हाउस टैक्स भरते हैं, नगर पालिकाओं में हर साल हाउस टैक्स भरते हैं, तो ये संपत्ति कर यही लोग वसूलते हैं। कर प्रणाली के अंतर्गत बड़े घरों पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जबकि सामान्य जनता जो है इनडायरेक्टली टैक्स देती है, और इन्हीं करों से जो धन इन्हें प्राप्त होता है उनसे ये सुविधाएं और सेवाएं संचालित करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब राज्य वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पंचायतों वाले अध्याय में आर्टिकल 247(i) के बारे में पढ़ा था कि पंचायतों के वित्तीय पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 247(i) में। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं में भी वही आ गया। यहाँ पर नगर पालिकाओं की अनुच्छेद है, अनुच्छेद 247(22), उसमें ये उपबंध किया गया है कि पंचायतों के लिए गठित जो राज्य वित्त आयोग है, यही राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा और अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद आ जाता है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, आर्टिकल 247(ZA). तो देखिए, यहाँ पर भी जो आर्टिकल 247(ZA) है, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग हमने पढ़ा था पंचायतों में, जो कि अनुच्छेद 247(K) के तहत आता है, ये भी यही जिम्मेदारी इसे रेफर कर रहा है, अनुच्छेद 247(K) को। तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति जो है आर्टिकल 247(K) के तहत जो पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग है उसी में निहित होगी। तो देखिए, राज्य का जो विधानमंडल है ये विधि बनाकर नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित जो सभी विषय हैं इनके संबंध में उपबंध बना सकता है। देखिए, यहाँ पे मैंने हर जगह यही बात लिखी है कि यहाँ पर कहीं भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ पर सब कुछ राज्य सरकार के अधीन है, राज्य का विधानमंडल ही इनके लिए उपबंध बनाएगा। देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद ये भी है, अनुच्छेद 247(ZG), जिसमें कहा गया है कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके संबंधित जो प्राधिकारी हैं वही देखरेख करेंगे, न्यायपालिका का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, न्यायालयों के हस्तक्षेप पर इसमें रोक लगाई गई है। आर्टिकल 247(ZB) में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी नगर पालिका वाले प्रावधान है ये संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। तो नगर पालिकाओं से जुड़े जो सभी संवैधानिक प्रावधान है ये संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, इससे प्रश्न अक्सर पीसीएस में पूछे गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, मान लीजिए वहाँ पर कोई प्रावधान पूरी तरह से हटाना है या कोई प्रावधान आंशिक रूप से लागू करना है, तो राज्य जो आपका राष्ट्रपति है वो इसके बारे में एक अधिसूचना जारी करेगा कि जो आपके नगरपालिका वाले प्रावधान है, ये प्रावधान यहाँ पर ये पूरे लागू होंगे या नहीं होंगे। ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र में इन प्रावधानों को पूरी तरह आंशिक रूप से या कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकता है। यह अधिकार किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं दिया गया बल्कि राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी इन द सेंस जो आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं
ये यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके संबंध में ये प्रावधान राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि हमने पंचायत में पढ़ा था कि भाग 9 के प्रावधान कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, पंचायतों वाले प्रावधान, वही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी वही है कि भाग 9(a) के कुछ प्रावधान है कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 247(z)(c) में बताया गया है। तो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होंगे? 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में और 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, वहाँ पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, अक्सर पूछा जाता है PCS में भी और UPSC में भी। इसके अलावा अनुच्छेद 247(z)(c) के तीसरे उपबंध में इसके अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वो कानून के द्वारा, विधि के द्वारा नगर पालिकाओं के उपबंधों का विस्तार जो शेड्यूल्ड एरिया है, यानी SC/ST वाले जो एरिया हैं उनमें कर सकती है। तो ये शक्ति किसको दी गई है? ये दी गई संसद को दी गई है कि मान लीजिए अगर हमें इनके प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र वहाँ पे करना है, तो ये शक्ति किसके हाथ? संसद के पास। संसद उपबंध बनाकर, संसद जो है विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। हाँ, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जिला योजना समिति और इसके बाद आ जाती है महानगरीय योजना समिति। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिले के भीतर एक तो जिला लेवल पर जिला परिषद या नगर निगम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ जिला परिषदें होती हैं, नगर पंचायतें भी होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पूरे जिले का डेवलपमेंट करना है। अब पूरे जिले का डेवलपमेंट करना है तो पूरे जिले के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी एक जिले में नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं, उन सब की योजनाओं को समेकित किया जाए, उन सबको मिला दिया जाए, तभी हम पूरे जिले का विकास कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जिला योजना समिति बनाई गई है। तो अनुच्छेद 247(z)(d) में जिला योजना समिति के बारे में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 247(z)(d) में ये प्रावधान दिया गया है। तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों, नगर पालिकाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी। समेकित का मतलब कि जिन जिन नगर पालिकाओं, नगर पंचायत में जो योजनाएं बनाई उन सबको आपस में जोड़ देगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप ये तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल के द्वारा, विधि के द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसी समितियों में स्थानों के भरे जाने और उसका अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, इनके बारे में या वो कैसे कार्य करेगा, ये उपबंध कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। ये राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला योजना समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिला योजना समिति के जो भी सदस्य हैं उनके 5 में से 4 सदस्य जो हैं, 4/5 का मतलब 5 में से मान लीजिए 5 सदस्य हैं, टोटल 5 सदस्य इसमें रखने हैं। वैसे 5 होते नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, गणितीय तौर पर समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सदस्य रखना है तो 5 में से 4 सदस्य जो होंगे, जो जिला स्तर के अंदर पंचायत और नगर पालिका, उन्हीं के निर्वाचित सदस्य, उनमें से ही 4 सदस्य निकल कर आएंगे, उनको ही चुना जाएगा। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा जो अनुमोदित विकास की योजना है, इसका खाका राज्य सरकार को ये भेजेगा। इसके बाद है आपकी महानगरीय योजना समिति, जिसका जिक्र आर्टिकल 247(z)(e) में किया गया है। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो सदस्यता वाला प्रावधान है कि कितने लोग समिति में होंगे, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है इनके बारे में कि कैसे अध्यक्ष के चुनाव होगा, अध्यक्ष को क्या क्या अधिकार होंगे, ये राज्य विधानमंडल में ये अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 कैंडिडेट महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो जिला योजना समिति है उसमें 4/5 सदस्य आएंगे और जो महानगरीय योजना समिति है उसमें केवल 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों या पंचायतों में से निकल कर आएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम वही है कि महानगर योजना समिति का जो अध्यक्ष है, जो भी अनुमोदित विकास की योजना है राज्य सरकार को भेजेगी। अब देखिए, यहाँ पर एक शहर की घटना का वर्णन किया गया है। इस सूरत में प्लेग त्रासदी का वर्णन किया गया है कि सूरत में 1994 में यहाँ पे प्लेग फैला था। प्लेग फैलने का रीज़न ये था कि उस समय सूरत सबसे ज़्यादा गंदा शहर था, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते थे, घरों के बाहर, होटलों के बाहर, सड़कों पे, नालियों में फेंकते थे। जिससे क्या होता था, नालियाँ जाम हो जाती थी और सफाई वाले कर्मचारियों को कूड़ा उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे करके यहाँ की जो सफाई व्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई थी, ध्वस्त हो गई थी।
अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह की स्थिति होगी तो नगर निगम भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग महामारी इतनी तेजी से यहाँ पे फैली कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए और करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उस समय शहर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वहाँ के नगर निगम ने व्यापक सफाई अभियान चलाया और शहरी स्वच्छता में मूलभूत सुधार किए। आज वर्तमान में स्थिति ये है कि वर्तमान में जो आपका 2024-25 का स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसमें इंदौर के बाद सूरत को भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर माना गया है या इसके रूप में मान्यता दी गई है। यानी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 है, इसमें इंदौर के बाद सूरत जो है देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। प्लेग के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि प्लेग क्या है, एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये बीमारी जो ज़्यादातर जो छोटे जानवर हैं इन पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के जरिए फैलते हैं। पिस्सू एक परजीवी होता है, जैसे मानव के सिर में जुएं रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के सिरों में जुएं पड़ जाते हैं, तो वैसे एक परजीवी होता है पिस्सू। ये छोटे जानवरों के त्वचा में रहता है, जो उनके बाल वगैरह उनमें रहता है, खास करके चूहों के अंदर रहता है। तो प्लेग जो है 3 तरह का होता है, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक और न्यूमोनिक। इनमें न्यूमोनिक प्लेग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये हवा के जरिए फैल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ और यहाँ पर मैंने जितने भी तथ्य रखे हैं वो तथ्य यूपीएससी पीसीएस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि एनसीईआरटी में तो उतना कंटेंट है नहीं, मयंक सर तो और ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। देखिए, मैंने जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट रखा है और मेरा मानना ये है कि आप लोगों को एक ही जगह अगर सारा कंटेंट मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको अलग अलग किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पर एक ही जगह कंटेंट रख दिया है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।